हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवाजी सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाइफाई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, जो कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 पार्ट 2 का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, यदि हमारे पास कोई प्लेन मिरर है तो क्या रूल्स हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के। यदि रूल्स आपको पता है तो आप किसी भी सरफेस पे वो रूल्स लगा के, वो कनकेव हो, कन्वेक्स हो, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो या फिर किसी तरह का जिगजैग पाथ हो, आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये यदि आपके पास कोई प्लेन मिरर है, मैंने कहा कि पहले प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से हम स्फेरिकल मिरर के ऊपर बात करेंगे। मान लीजिए कोई ये प्लेन मिरर है हमारे पास और कोई लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है ना, कोई एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे रे है, और ये जो इंसिडेंट रे है इस पॉइंट पे गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो रेज आ रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे इस पॉइंट से एक नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री बनाता है सरफेस से, ये 90 डिग्री बनता है आपका। तो ये जो रेज है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? ये जो है आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी इसको हम आई से दिखा सकते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे कॉल्ड एंगल आर, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये दोनों एंगल जो आई और आर है, यहां से दो रूल्स बनते हैं, यानी हम लिख सकते हैं रूल्स। क्या है? पहला, किसी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा भी सरफेस हो, एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि यदि कोई सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो आपका, यदि कोई रेज इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है तो एंगल जो आई बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और एंगल आर जो बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, वो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये पहला रूल है। दूसरा रूल कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे in the reflecting surface lies in the same plane। इसका कहने का मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और साथ ही साथ ये नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। यानी ना कोई रेज ऐसे उठी हुई है, ना ही कोई रोज अंदर की तरफ से गई है। यानी ये तीनों जो रेज एक तरह से कह सकते हैं, तो नॉर्मल है आपका, बट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। तो ये आपका हमारा सेकेंड रूल हो गया। तो ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ मुझे बताने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि ये तो हमने प्लेन मिरर के ऊपर पढ़ा हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का पाथ है, ये हमारे पास कुछ जिगजैग पाथ आ गया। अब क्या कोई रेज यदि इंसिडेंट होती है फिर रिफ्लेक्टेड हो जाती है, मान लीजिए कि हमने नीचे से इसको पॉलिश किया हुआ है, इसको इंसिडेंट है, और ये हमने यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है। ये तो प्लेन मिरर था, हमने देखा बहुत आसान तरीके से, तो ये एंगल आई जो हो गया एंगल आर के इक्वल हो गया, ये आसान से कॉन्सेप्ट समझ आया। लेकिन ये जो आपको पाथ दिख रहा है, जो कि ये जिगजैग पाथ है एक तरह का, तो क्या एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा? आइए समझते हैं इसको। यदि ये रे यहाँ से कर्व हो रहा है, ये जो सरफेस है वो कर्व यदि हो रहा है, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। क्या करते हैं? जूम आउट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ये अगर कर्व हुआ है तो थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसका मतलब यही निकलेगा कि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। कैसा है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है आपका, यानी कुछ ऐसे ऐसे देन ऐसे देन ऐसे देन ऐसे। तो होगा क्या आपका कि दो पॉइंट के बीच में कभी भी स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होती है। तो दो पॉइंट के बीच में यदि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है तो हमारी लाइट जो ऐसे फॉल कर रही है, ऐसे रेस यदि फॉल हो रही है, तो ये एंगल आई जो होगा वो डेफिनेटली एंगल आर के इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि ये कर्व हमको दिख रहा है बट इसे जूम करेंगे आप तो हर पॉइंट जो एक पॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट होगा,
तो दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी एक तरह का स्ट्रेट पाथ ही बनेगा जहां से रेज हमारी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। फिर से मैं क्लियर करता हूँ कि यहाँ से जो आपको दिख रहा है वो प्लेन मिरर है, लाइट आई रिफ्लेक्ट हो गई, एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो गया, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ पाथ ऐसे है, जिगजैग है, कुछ ऐसे भी हो सकता है। तो जब यहाँ से रेज आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि ये तो स्ट्रेट पाथ है तो हो गया, ये तो स्ट्रेट पाथ नहीं है, बट ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि इसको अगर जूम करके आप समझना चाहें तो ये जूम जब होगा तो कभी भी ये कर्व जो बना हुआ है, मान लीजिए कर्व बना हुआ है, तो कर्व भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट है आपका, यानी एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो ऐसे आप यदि ये दो पॉइंट को जोड़ेंगे तो कोई स्ट्रेट लाइन ही इसको ज्वाइन करेगी, ऐसे ऐसे। यानी इसको मैंने बस छोटे वाले हिस्से को इतना जूम आउट किया हुआ है। तो कोई भी रेज जाएगी तो ये एंगल आई के एंगल आर के इक्वल होगी। यानी होल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कैसा भी सरफेस हो, यदि लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो डेफिनेटली एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब समझते हैं कि यदि स्फेरिकल मिरर आपको मिल जाए तो स्फेरिकल मिरर में दो आपको एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, देखिए स्फेरिकल मिरर तो हमने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो स्फेरिकल मिरर डेफिनेटली किसी स्फेयर का पार्ट होता है, जैसे हम कनकेव या कन्वेक्स का लेके एग्जांपल लेके समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर का जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो पहला स्टार्ट करते हैं हम कनकेव से। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, हम इसे आउटर साइड से पॉलिश करते हैं तो ये हमारा कनकेव बन जाता है। इसके कुछ पार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि यदि हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट हो जाता है हमारा, जो कि एक कर्व का पार्ट है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा ये एक स्फेरिकल का पार्ट होगा और उसको एक हिस्से को हमने ऐसे कट करके निकाल लिया, बाहर से पॉलिश कर दिया, तो ये एक स्फेरिकल मिरर का एग्जांपल हो गया, क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट है। स्फेयर का मतलब कोई बॉल हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको समझा। अब समझते हैं कि ये जो स्फेयर का यदि पार्ट है तो कोई ना कोई इसका सेंटर होगा, इसको सेंटर सी दे दीजिए, ठीक है। अभी नाम के ऊपर बात करेंगे, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको आप नाम दे दीजिए P, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है इसको पोल होता है, ये जो C दिख रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, क्लियर। और ये जो पॉइंट P दिख रहा है और C, यहाँ की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम R से दिखाते हैं, कैपिटल R से, जो कि क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, क्लियर। और आपका इन दोनों पॉइंट के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पॉइंट F, जो कि फोकल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये सभी चीज़ें क्लियर होगी। अब इसको समझते हैं कि इस पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है और क्या क्या रूल्स आते हैं इसमें। मान लीजिए कि कोई हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, आपको इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है जो कि इस प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल आ रही है, यानी ये रेज आ रही है आपकी। तो जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन जैसे ही होगा तो आपका पहला रूल लगेगा, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। ये भी लगता है, ठीक है। लेकिन एंगल आई एंगल आर हमको यदि क्लियर है तो ये डेफिनेटली हमारा रूल ये कहता है कि यदि कोई रेज पैरेलल आ रही है इस प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से तो ये यहाँ से फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकल जाएगी आपकी। और यहाँ से यदि आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। आप किसी भी सरफेस पे ले सकते हैं। अगला ये है कि यदि मान लेते हैं कोई रेज आ रही है और वो फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, कुछ ऐसे कह सकते हैं हम, मान लीजिए फोकस ये आ रही है, ठीक है। तो जैसे इस सरफेस से, इस कॉन्केव सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी तो वो डेफिनेटली इससे पैरेलल चली जाएगी। किससे पैरेलल? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक ही में इसको फिगर ड्रा कर रहा हूँ। तो यदि कोई रेज F पॉइंट से गुजरते हुए सरफेस को टच करती है तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। यानी दोनों का क्या है? उल्टा है। यानी यदि पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी और यदि फोकस से आती है तो पैरेलल चली जाएगी। अगला ये है कि यदि मान लेते हैं कि कोई रेज आ रही है और वो ये पॉइंट C के डायरेक्शन में आ रही है। पॉइंट C का डायरेक्शन कहने का मतलब मेरा कि कोई रेज यदि आ रही है आपकी तो ये C से गुजर रही है। कैसे गुजर रही है? C से। C क्या है? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए कोई रेज आई, ठीक है।
तो जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी आपकी, तो ये जो रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पाथ से आई है उसी पाथ से निकल जाएगी। यानी ये रेज जो आ रही है वो पॉइंट सी के डायरेक्शन में आ रही है ना, पॉइंट सी को टच करते हुए उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट आ रही है। तो जैसे रिफ्लेक्ट होगी तो इसी डायरेक्शन में ये वापस चली जाएगी। एक क्लियर होगा आपको, क्योंकि आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो में। और लास्ट वन है कि यदि मान लेते हैं कोई रेज आ रही है वो पॉइंट पी को टच कर रही है, यानी पोल पे गिर रही है, तो पोल पे जैसे गिरेगी तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर का एंगल इक्वल बनाते हुए ये आपकी रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हमारा कनकेव के ऊपर कि कैसे रेज यदि आती है तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाती है, ये हमने समझा। अब समझते हैं कन्वेक्स के ऊपर। सेकेंड, ये हमारे पास एक मिरर हो गया जो कि कन्वेक्स मिरर है। क्लियर? जैसे जैसे पॉइंट का नाम हमने कनकेव में देखा उसी तरह कन्वेक्स में देखेंगे। मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, ये पॉइंट पी है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यदि ये कर्व हमारा होगा तो ये एक स्फीयर का पार्ट कुछ इस तरह से डायरेक्शन में होगा, ना कि इधर होगा। इसीलिए यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पॉइंट मिलता है उसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट, जो मिलता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल एफ, जो कि फोकल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है। पॉइंट पी से पॉइंट सी की जो डिस्टेंस होती है इसको आर हम बताते हैं। क्लियर? अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि इस प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल कोई रेज आ रही है जो कि इन्फिनिटी से आ रही है। कोई भी रेज यदि इन्फिनिटी से आती है तो हम उसे पैरेलल मानते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो अब समझते हैं कि ये रेज जैसे इसके पैरेलल आई तो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट तो नहीं हो सकती, यहाँ से नहीं रिफ्लेक्ट हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने इस सरफेस की अंदर की तरफ से पॉलिश किया हुआ था। जैसे अंदर की तरफ से पॉलिश किया हुआ है तो ये इसको अंदर तो जा नहीं सकती, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट ये रिफ्लेक्ट हो गई तो पता नहीं कहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, हमें भी नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं मालूम। बट हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया कि यदि ये रेज ऐसे आ रही हैं तो ये तो रिफ्लेक्ट हो गई, बट इसे जैसे वर्चुअली इसको पीछे किया गया तो पता चला कि ये पॉइंट एफ के डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी हमारा रूल एकदम क्लियर है कि यदि कोई रेज पैरेलल आती है तो वो पॉइंट एफ से रिफ्लेक्ट करते हुए निकलेगी। तो यहाँ से पॉइंट एफ से ऐसे इंटर तो नहीं कर सकती, ये ऐसे आई और ऐसे चली गई, बट इसे पीछे करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये पॉइंट एफ से ही के डायरेक्शन में ही गुजर रही थी। क्लियर? यदि कोई रेज मान लीजिए कि एफ के डायरेक्शन में आ रही है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एफ पे गिरी। एफ से गिरने का मतलब मेरा ये है कि डायरेक्शन में आ तो रही है, बट इसको जैसे ही अगर पीछे किया जाएगा रेस को तो हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट एफ के डायरेक्शन में ही इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। तो ऐसे अंदर तो जा नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है, ठीक है, डॉटेड से बनाया हुआ है। तो जैसे रिफ्लेक्ट होगी तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से निकल जाएगी, ठीक है। किससे निकल जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से आपकी डायरेक्शन में निकल जाएगी। यानी कॉन्सेप्ट हमारा वही क्लियर है, यदि पैरेलल आती है तो जो रिफ्लेक्ट होगा तो वो पॉइंट एफ के डायरेक्शन में ही होगा, और यदि पॉइंट एफ के डायरेक्शन में आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। लास्ट वन ये है, हालांकि सेकंड लास्ट वन है ये, यदि कोई रेज आ रही है किस डायरेक्शन में? पॉइंट सी के डायरेक्शन में आ रही है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे रेज बना दिया, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि फिगर क्लियर हो। मान लीजिए कोई रेज ऐसे आ रही है, ठीक है, जैसे ये रेज आई तो ये रेज जैसे इस मिरर को टच कर रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में चली गई। अब उसी डायरेक्शन में चली गई तो बहुत सवाल है कि कहाँ से चली रही, किस डायरेक्शन में आ रही थी। तो बस इसको हम जैसे पीछे एक्सटेंड करेंगे वर्चुअली तो हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट सी के डायरेक्शन में ही आ रही है। यानी हमारा जो रूल है वो एकदम क्लियर है कि यदि कोई रेज आ रही है तो इस रेज को जैसे ही इसने इस सरफेस को टच किया तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, और जब रिफ्लेक्ट हुआ तो जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसी डायरेक्शन में इसमें रिफ्लेक्शन भी हुआ। तो जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ तो हमने पीछे एक्सटेंड किया तो पता चला कि पॉइंट सी से ही ये डायरेक्शन में आ रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि यदि कोई रेज पॉइंट सी के डायरेक्शन में आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन से वापस चली जाएगी। लास्ट वन ये है कि यदि कोई रेज इस पॉइंट पी पे आ रही है तो वो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर का इक्वल एंगल बनाते हुए ये इस डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी। तो होल कॉन्सेप्ट आपने कनकेव कन्वेक्स यानी रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट इन द स्फेरिकल मिरर आपने देखा।
अब इसको एक होल कॉन्सेप्ट में समझिए कि जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा था तो पैरेलल आ रहा था, तो हमारा पॉइंट F से जा रहा था। यदि C के डायरेक्शन में आ रहा है तो C के डायरेक्शन से ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और यदि P पे गिर रहा है तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बना के वो चला जा रहा है आपका रिफ्लेक्शन। और साथ ही साथ लास्ट वन जो है आपका, यदि पॉइंट F से आ रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये सब डिपेंड करता है इसी दो रूल पे। क्या है, एंगल I अगर एंगल R के इक्वल होगा तो आपका रिफ्लेक्शन एग्जैक्ट करेक्ट है आपका। और ये दूसरा जो रूल है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, सभी जो तीनों रेज हैं वो एक ही प्लेन में पाए जाएंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जैसे फार्मूला आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू R/2 होता है। F क्या है, फोकल लेंथ, R स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड 2 इज द कांस्टेंट। यानी यदि फोकल लेंथ को, जो कि फोकल लेंथ होता है क्या है आपका, पॉइंट F और P के बीच की डिस्टेंस होती है, यानी इसको हम स्मॉल f से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू R/2 है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप फार्मूला जानते हैं, बट ये फार्मूला आया कहाँ से, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से, बहुत आसान तरीके से इसको समझेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वी नीड योर सपोर्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।